हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी। आज की हमारी वीडियो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो डीपीएसपी है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, उसके उसके फीचर्स क्या हैं और उसकी जो 3 कैटेगरीज हैं जिसमें वो बांटा गए हैं, उसके आर्टिकल्स को बांटा गया है उसकी 3 कैटेगरीज में। तो वो कौन कौन सी थी? वो थी सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। तो सोशलिस्टिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और इसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल होता क्या है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वो होता है, ये आर्टिकल्स वेलफेयर, जो मतलब इसके अंदर जितने आर्टिकल्स आते हैं वो बात करते हैं कि स्टेट में वेलफेयर स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? वो है 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। तो ये आर्टिकल्स आते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में और आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो बीएड का एग्जाम है उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन आर्टिकल्स को कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे। आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, इसके ये दो प्रोविजन हैं। इसमें पहला प्रोविजन क्या बोलता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है वो कब ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हुआ था, ये जो सेकंड वाला प्रोविजन है ये ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, इसका जो पहला जो प्रोविजन है वो क्या कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। ये क्या कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट लोगों के लिए वेलफेयर को प्रमोट करने की कोशिश करेगा जितना ज़्यादा वो कर सकता है। ठीक है, और एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा जहाँ सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले और पॉलिटिकल जस्टिस भी मिले। ये बात बोलता है आर्टिकल 38 का प्रोविज़न फर्स्ट। प्रोविज़न सेकंड क्या बोलता है कि द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्रीव टू मिनिमाइज द इनक्वालिटीज इन इनकम एंड, ये क्या, इनक्वालिटीज इन इनकम। ठीक है, स्टेट ये पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इनकम की जो इनक्वालिटी है उसको कम किया जाए। ठीक है, कि जो मतलब ये क्या होता है कि ऐसा ना हो कि एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और एक बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए, सबको बराबर मिल सके, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। ठीक है, ताकि वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सके, हर हर इंसान अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सके और उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल सके। ठीक है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि सारी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी किसी एक ही ग्रुप के पास जा रही हो, सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 38 का प्रोविज़न 2। तो ये है आर्टिकल 38। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 39। ये जो आर्टिकल्स हैं जैसा कि आपको पता है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के आर्टिकल हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि कर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी followed by the state shall in particular direct its policy toward securing। ठीक है, कि स्टेट है वो कुछ नीतियां बनाएगा, वो
किसी चीज के बेसिस पर, किसी प्रिंसिपल के बेसिस पर जो वो नीतियां बनाएगा, ये है आर्टिकल 39। इसके ये है सब क्लोज हैं, ये ABCDEF, ये इसके सब क्लोज हैं। ठीक है, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ये क्या कह रही हैं कि सबसे पहला है कि दैट द सिटीजन्स मैन एंड वुमेन इक्वल हैव द राइट टू एन एडिक्यूट मीन्स टू लाइवलीहुड। ठीक है, मैन और वुमेन को एक एडिक्यूट मीन्स टू लाइवलीहुड मिलना चाहिए, यानी एक ऐसा लाइवलीहुड मिलना चाहिए जहां पर वो एक डिसेंट लाइफ जी सके। ये कहता है आर्टिकल 39 का क्लोज ए। बी क्या कहता है कि दैट द ओनरशिप and control of the material resources of community are so distributed as best to subserve the common good। कि जितनी भी material resources हैं communities के जितनी भी ये जो material resources हैं, इनका जो ओनरशिप है और कंट्रोल है, कुछ इस तरह होना चाहिए कि पूरी कम्युनिटी को फायदा हो, यानी पूरे देश की जनता का फायदा हो, ना कि वो फायदा देश के कुछ ही लोगों के पास जाए। ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए इनकी, मतलब ऐसी ओनरशिप, ऐसा कंट्रोल इनका किसी एक के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका सी क्या बोलता है कि दैट द ये बोलता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कॉमन ट्रीटमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम कुछ इस तरीके से ना ऑपरेट हो, कुछ इस तरीके से ऑपरेट नहीं होना चाहिए कि वेल्थ कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन हो जाए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कुछ लोग कंसंट्रेशन हो जाए। अगर कंसंट्रेशन कुछ लोगों के पास होगा तो मोनोपोली होगी, और मोनोपोली होगी तो कुछ लोग डिसएडवांटेज पोजीशन पर मतलब उस पोजीशन पर रह जाएंगे। कौन सी पोजीशन में? डिसएडवांटेज पोजीशन पर। ठीक है, जो कि नहीं रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। कि मैन और वुमेन को बराबर काम जो मैन और वुमेन हैं जो बराबर काम कर रहे हैं, यानी कि इनको इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। ठीक है, कि जो जितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से पे करें। जैसे कि मैन और वुमेन बराबरी का काम कर रहे हैं तो उन्हें बराबर पैसे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैन को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और वुमेन को कम दे रहे हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आगे की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्क्स मैन एंड वुमेन and the tender age of children are not abused and citizens are not forced। ये कहता है कि हर किसी को काम उसकी हेल्थ, स्ट्रेंथ व एज के अकॉर्डिंग करवाना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रंस आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी। इसका एफ पॉइंट सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट एफ है वो आया कब था? 42nd, यानी कि जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आया था 1976 में। ठीक है, ये क्या कहता है कि ये चिल्ड्रंस की अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, ये कहता है कि चिल्ड्रंस को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये फैसिलिटीज़ दी जाए कि वो हेल्थी मैनर में ग्रो कर सके और उनको फ्रीडम मिले। ठीक है, उन जो भी चिल्ड्रंस हैं, जो भी यूथ हैं, उनका शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशंस ना हो। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 39। ठीक है, तो अगर हम पेपर में थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं कि हाँ ये आर्टिकल 39 है, और जैसे पिछले वाले में जैसे आर्टिकल 38 है, तो ये ऐसे लिखते हैं कि हाँ ये वाला जो प्रोविज़न है इसका सेकंड प्रोविज़न ये यहाँ ऐड हुआ था। नेक्स्ट में हमने लिखा कि ये वाला पॉइंट है यहाँ ये ऐड हुआ था। तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके जब हम पेपर में लिखते हैं तो एग्जामिनर को मतलब थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ एग्जामिनर समझ जाता है
कि हाँ बच्चे को पता है, ठीक है। और मैंने हाईलाइट्स इसलिए भी किए हैं ताकि जो बच्चे ऐसे कंपटीशन पेपर की बात, जैसे HTET है, CTET है, ठीक है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि हाँ वो थोड़ा सा मतलब पता सब होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे वाले पॉइंट उन्हें जरूर पता हो कि हाँ, ठीक है। और पेपर जो बीएड का पेपर है उसके हिसाब से अगर हम अलग से ऐसे पेपर में ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ उसको ऐसे लगता है कि हाँ बच्चे को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39A, ठीक है, इसका 39 का ए, ये क्या कहता है कि टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो इसकी जो मेन हेडिंग होती है ना उसी के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। नीचे तो इसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि भाई हाँ ये है क्या, ठीक है। जैसे कि पीछे भी जैसे ये था, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही था, ठीक है। तो इसी में होता है कि जो मेन हेडिंग होते हैं ना उससे ही समझ में आ जाता है कि हाँ इस आर्टिकल में क्या कहा था, ठीक है। तो ये आर्टिकल कब आया था? 42nd अमेंडमेंट 1976। जैसे कि इसको एक लिस्ट की तरह याद करना पड़ेगा कि कौन सा अमेंडमेंट कब आया था। ये लिस्ट भी मैं आपको जरूर दूंगी कि कौन सा अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल किस अमेंडमेंट में आया था, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो 1976 में आए हैं, ठीक है, कोई 2011 में आया है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आए हैं, तो 86 में भी आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि हाँ ये वाले अमेंडमेंट ऐसे आए थे। तो इसमें क्या कहता है कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। तो क्या कहता है कि द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी इंसान गरीब है तो उसकी गरीबी के बेसिस पर जस्टिस के फील्ड में उसके साथ किसी भी तरीके की कोई नाइंसाफी ना हो, ठीक है। मतलब कि जो आर्टिकल 39A है वो कहता है कि लीगल सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मीन्स कि ऐसा ना हो कि किसी एक पर्सन के पास पैसा है तो वो जाके कोर्ट में केस को अफोर्ड कर रहा है, और कोई एक गरीब पर्सन है वो एक लॉयर भी हायर नहीं कर रहा है, एक वकील तक भी हायर नहीं हो रहा, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सरकार को अगर कुछ ऐसा ऐसी स्कीम बनाने लग जाए, ठीक है, तो लोगों को लीगल एड प्रोवाइड, जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड है वो करवानी चाहिए सरकार की तरफ से, ठीक है। सरकार को ये इसमें ये बोला गया है, ठीक है, और इसमें किया भी गया है। जैसे इसमें एक था कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 था, ठीक है, उसकी एक फिर उसको पूरा करने के लिए एक नालसा नाम से आया था कि द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। इसमें इस काम को किया गया था कि सबको एक जैसी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे कोई कितना भी अमीर गरीब हो, लेकिन मतलब जो कानून है उसके लिए सब बराबर हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। ये इन सब के राइट्स हैं इसमें 41 में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 जो हमने पढ़ा था कि 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी, ठीक है। इस आर्टिकल में कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ओल्ड एजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इनके जो बेरोजगार हैं, ओल्ड एज यानी कि जो 60 साल से ऊपर हैं, सिकनेस यानी कि जो बीमार हैं, एंड डिसेबलमेंट एंड अदर केसेस ऑफ अंडर सर्विड वार्ड्स यानी कि फिजिकली कोई काम नहीं कर पाते, ठीक है, सिक्योर सिटीजन्स हैं। तो इस सिचुएशन में लोगों को ये 3 अधिकार मिलेंगे, कौन कौन से? राइट टू वर्क का, राइट टू एजुकेशन का, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस का, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 41। आगे है आर्टिकल 42
आर्टिकल 42 क्या कहता है कि प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन ऑफ सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। क्या कहता है कि वर्क की जो यानी कि काम करने की जो कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए, यानी कि जो लोग वहाँ काम करेंगे वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ वो मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो आराम से काम कर सकें, उनका शोषण ना हो, ये कहता है आर्टिकल 42। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 43। ठीक है, आर्टिकल 43 इसमें दो स्टेटमेंट हैं और इस आर्टिकल की खास बात ये है कि ये सोशलिस्टिक्स में भी आता है, सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल है उसमें भी आता है, और जो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें भी आता है। ठीक है, तो इसमें दो स्टेटमेंट हैं, जो लिविंग वेजेस है वो हमारी आती है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, और जो कोटेज इंडस्ट्रियलाइज हैं वो आते हैं हमारे इसमें गांधीयन प्रिंसिपल में। ठीक है, इसमें ये दो बात कही गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट 4 के जो हमारा ये जो डीपीएसपी है वो इसकी कोई कैटेगरीज नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पार्ट 4 में इन आर्टिकल्स के बारे में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन इन आर्टिकल्स के प्रिंसिपल को देखते हुए इन्हें तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। वो थी सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। ठीक है, मैंने ये बोला था, इसलिए जैसे आर्टिकल 43 है, अकेला आर्टिकल 43 नहीं है जो दोनों में आता है, 47 भी है जो दोनों में आता है। ठीक है, और एक और भी है 48 है शायद, वो भी दोनों में आता है, जो मतलब इसमें भी आता है, इसमें गांधीयन में आता है और लिबरलाइजेशन में आता है 48। ठीक है, एक दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो दो दो प्रिंसिपल्स में आते हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इसमें कहता है आर्टिकल 43 जो यानी कि लिविंग वेजेस वाला जो हिस्सा है, लिविंग वेजेस वाला वो आता है सोशलिस्टिक में आता है। ठीक है, यानी कि लिविंग वेजेस यानी कि सरकार इस चीज का बंदोबस्त करेगी कि लोगों को लिविंग वेजेस मिल सके। ठीक है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ मिल सके, वो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ जी सके, उसकी मतलब जो उसको सोशल अपॉर्चुनिटी मिल सके और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी मिल सके। ठीक है, ये आता है सोशलिस्टिक में। और जो ये है कि टू प्रोमोट कोटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मैंने थोड़ा सा मार्क किया हुआ है, ये वाला जो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है इसकी, ये आता है इसका गांधीयन में। ठीक है, क्योंकि ये गांधी जी के जो विजन थे उनको फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या कहता है कि पार्टिसिपेंट्स ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेंट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 43A, ये कब आया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ये कहता है कि वर्कर्स को ये सहूलियत दी जाएगी कि वो मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, वर्कर्स को ये सुविधाएं दी जाएंगी। ये कहता है आर्टिकल 43A। इसमें मेन बात है कि ये कब आया था, ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 इसके भी दो कंपोनेंट हैं जो सोशलिस्टिक्स व गांधीयन दोनों में आते हैं। तो देखिए, जब बात हो रही हो कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये तो हो गया आपका टाइटल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या है। ठीक है,
आगे है कि द स्टेट शैल रिगार्ड द रेसिंग ऑफ level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duty। ठीक है, ये जो चीज है वो आपकी आती है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है इसमें मेडिसिनल पर्पस, ये वाली चीज आती है इसकी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, इसमें तो कहा गया कि पब्लिक हेल्थ के लिए मतलब इम्प्रूवमेंट करना है पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक है, स्टेट को। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मेडिसिनल पर्पस है, मेडिसिनल पर्पस के अलावा यानी कि मेडिसिनल पर्पस में तो देखिए ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं और ड्रग्स का यूज होता ही है, लेकिन जब मेडिसिनल पर्पस ना हो तो स्टेट इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि इस तरह की इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स व ड्रग्स का यूज ना किया जाए। ठीक है, ड्रग्स तो पूरी तरह से बैन है ही, आपको पता है। ठीक है, लेकिन जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं जैसे शराब वगैरह हैं ये पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रदेशों में ये पूरी तरह से बैन है। ठीक है, तो ये इस जो अगर यहाँ पे अगर ये आ जाता है कि मेडिसिनल पर्पस के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए नहीं है, ये जो मेडिसिनल पर्पस वाला जो पॉइंट है ये इसमें गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा और ऊपर का आएगा ये पब्लिक हेल्थ वाला आएगा इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 47। तो कई आर्टिकल जैसे कि मैंने बताया, जैसे पहले 43 था जो दोनों में आता था, 47 है ये भी दोनों में आते हैं, तो आर्टिकल तो एक ही रहेगा। ठीक है, आर्टिकल तो पूरा एक ही रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हाँ ये है। हाँ, लेकिन इसके सब पार्ट हों, अगर जैसे इसको सब पार्ट बना देते तो ये एक अलग पॉइंट बन जाता, लेकिन ये आर्टिकल तो एक ही रहेगा। ठीक है, और बहुत ही कम बार ये पूछा जाता है, जैसे कि बीएड के पेपर में तो ऐसे पूछेंगे नहीं कि कौन सा किस में आता है, किस में क्या आता है, किस में क्या नहीं आता। ठीक है, लेकिन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से बना के रखा था कि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि हाँ जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें जो आर्टिकल मतलब जो मेडिसिन पर्पस है ये किस में कहा गया है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 47 तो आता था उसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, यहाँ गांधीयन प्रिंसिपल में पूछ रखा है कि गांधीयन प्रिंसिपल के मेडिसिनल पर्पस कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से लिखा है। ठीक है, और एक थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ती है इन सारी चीज़ों से कि कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज होता है, कहाँ आता है ये वाला आर्टिकल। ठीक है, किस कैटेगरीज में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 47। और जो हमारा जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मैंने ये आपको ये आर्टिकल करवा दिए हैं। जैसे कि इसके अंदर आर्टिकल थे 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। तो ये आज के हमारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल के आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। आई होप कि आपको ये सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।